सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज न्यूट्रिशन एंड कैंसर। तो बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से हमें रिक्वेस्ट आया था कि इस टॉपिक पे हमें एक ट्रेनिंग सेशन एटलीस्ट लेना है, क्योंकि कर्क्यूमिन बीइंग आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में इतना चर्चा करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कैंसर क्या है, रिस्क क्या है, सिम्टम्स क्या है कैंसर के, और हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और ब्लू लाइट सप्लीमेंट में से हम कौन सा सोल्यूशन एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी या प्रिवेंशन के लिए हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। सो चलिए लेट अस स्टार्ट न्यूट्रिशन एंड कैंसर। तो कैंसर कब शुरू होता है? तो कैंसर तब शुरू होता है जब एक सेल नॉर्मल सेल डिवीजन के प्रोसेस से डिविएट होके अपने ओन अपने हिसाब से जब वो मल्टीप्लाई होने शुरू होता है, तब जाके कैंसर फॉर्म होता है। मतलब अब एक सेल के डिवीजन या सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक पैटर्न होता है कि एक सेल डिवाइड होके दो सेल में बनता है, वो दो सेल अगेन डिवाइड बनके चार सेल में बनता है। सो द डिवीजन प्रोसेस ऑफ सेल एक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन उस पैटर्न से जब कोई एक सेल डिविएट होके एक सेल जब मल्टीपल सेल्स फॉर्म करने लगते हैं, तब जाके मल्टीपल सेल्स जाके एक ट्यूमर या एक कैंसर फॉर्म करता है, और इसी चीज को हम कैंसर कहते हैं। तो अगर इस पिक्चर को आप देखते हैं, तो इसमें हमने स्टेजेस ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट को दिखाया है, जहां पे कोई एक सेल जिसमें थोड़ा सा कुछ म्यूटेशन हुआ है, वो एक सेल पैटर्न से अलग होकर कैसे बहुत सारे सेल्स में, हाइपरप्लासिया के बहुत सारे सेल्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर डिस्प्लासिया, अगेन नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। इन सिटू कैंसर जहां पे एक लंप फॉर्म होता है, एंड इनवेसिव कैंसर जो पेनिट्रेट होके ब्लड वेसल्स को डैमेज करके बहुत ही डेंजरस कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट, जहां पे हम देखते हैं कि एक सेल जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है, वो अपने पैटर्न से अलग होके सेल मल्टीप्लाई होता जाता है, और जाके एक चंक ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। ऑलराइट, तो एक सेल कैंसरस कैसे बनता है? तो अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं, तो 30 साल के पहले साइंटिस्ट का ये कहना था कि कैंसर जनरली काफी सारे केमिकल्स की वजह से, या कोई रेडिएशन में एक्सपोजर की वजह से, कोई वायरसेस की वजह से अपना वो पैटर्न छोड़ के मल्टीप्लाई होने शुरू होता है, एंड उस सेल्स की वजह से जब ये सेल्स मल्टीप्लाई होके एक चंक ऑफ सेल्स बनाते हैं, उसे हम कैंसर कहते हैं। लेकिन उसके बाद अपना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हुआ है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हुआ है, कि आज के दिन में हम समझते हैं कि कैंसर इज मोर ऑफ अ डिजीज विच इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स एंड जीन्स। तो जेनेटिक लेवल में कोई म्यूटेशन की वजह से या कोई मॉलिक्यूलर चेंजेस की वजह से कैंसर जो है वो जनरली ब्रेकआउट होता है। ओके, तो कैंसर बेसिकली एक ऐसा डिसीज है जहां पे एक सिंगल नॉर्मल सेल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो होता है, मतलब उसमें कोई जेनेटिक चेंजेस होते हैं, और इस जेनेटिक चेंजेस की वजह से एक नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल में बदल जाता है। तो एक बार जब ये कैंसर सेल में बदल जाता है, तो ये कैंसर सेल्स बहुत सारे सालों में क्या हो जाता है, धीरे 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 अपनी जगह ज्यादा कर लेता है, और उसे हम एक ट्यूमर कहते हैं। तो वो ट्यूमर एक चंक ऑफ कैंसर सेल्स है, जो धीरे धीरे हमें कैंसर के सारे सिम्टम्स दिखाने शुरू करता है। तो बेसिकली एक नॉर्मल सेल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक कैंसर सेल बनता है, और ये कैंसर सेल धीरे 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 मल्टीप्लाई होके एक चंक ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, और इस ट्यूमर फॉर्मेशन के बाद ही हमारे बॉडी में मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ कैंसर दिखने शुरू होता है। ऑलराइट, तो कॉजेस फॉर कैंसर, तो कैंसर किस वजह से हो सकता है? तो जैसे मैंने कहा 30 इयर्स के पहले वजह कुछ और था, लेकिन आज के दिन में विथ ऑल दी टेक्नोलॉजी दैट इज इम्प्रूव्ड, हम ये समझते हैं कि कैंसर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द डीएनए विद इन सेल्स। तो जब कोई डीएनए म्यूटेट होता है, तब जाके म्यूटेशन की वजह से इन सेल्स ये सेल्स जो है अपना नॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टॉप करके अलग से एक अपना रास्ता में जाते हैं, जिसके वजह से कैंसर डेवलप होता है। ओके,
सो ये डीएनए जो है वो सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, और यही डीएनए वो सेल को बताता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर मटेरियल होता है उस डीएनए का। तो वो डीएनए हर सेल को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब एक सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो वो डीएनए ही उस सेल को बताता है कि आपको एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना है, दो सेल से चार सेल में डिवाइड होना है। सो यूजुअली अगर आप देखते हैं तो डीएनए इज द signaling molecule that is what controls every function of the cell, ठीक है। तो जब ये डीएनए म्यूटेट हो जाता है तो क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन जो ये डीएनए अपने सेल को देता है उसमें गड़बड़ हो जाता है। सो देन देयर इज अ एरर इन द इंस्ट्रक्शन। तो जब ये डीएनए गलत इंस्ट्रक्शंस देने लगता है सेल को, या कुछ गड़बड़ कर देता है इंस्ट्रक्शन देने में सेल को, तो ऑटोमेटिकली ये सेल जो है अपना नॉर्मल फंक्शनिंग स्टॉप कर देता है, और नंबर में ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से वो कैंसरस सेल बन जाते हैं या ट्यूमर फॉर्म करते हैं। ओके, so this is how basically cancer cells are formed या कैंसर इज डेवलप्ड इन योर बॉडी, जहां पे डीएनए चेंजेस या म्यूटेशंस के वजह से डीएनए से जो सिग्नलिंग जाता है हमारे सेल्स में उसमें गड़बड़ हो जाता है, एरर्स हो जाता है, और उस वजह से सेल मल्टीप्लिकेशन या सेल प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, और मल्टीपल सेल्स एक ट्यूमर फॉर्म करता है। सो दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ कैंसर व्हिच इज नथिंग बट म्यूटेशंस टू द डीएनए विद इन द सेल। ऑलराइट, तो अब जैसे मैंने कहा नॉर्मल सेल से ट्यूमर सेल्स में जब सेल्स बदलते हैं उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टिश्यू में से पहला चेंज मतलब जब एक सेल डिसाइड करता है कि मैं अपना नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करूंगा, तो व्हेन ऑल द सेल्स आर फॉलोइंग अ पैटर्न, देयर इज वन सेल which gets mutated for some reason। कोई रेडिएशन की वजह से होता हो सकता है, या कई अलग अलग रीजन की वजह से देयर कैन बी दिस म्यूटेशन। तो ये सेल अब क्या होता है, धीरे धीरे इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो नॉर्मल टिश्यू अगर एक जैसा है, तो फर्स्ट चेंज जब एक सेल अपना डिजिशन बदलता है, तो फर्स्ट चेंज में आप देख सकते हैं कि देर आर मल्टीपल एबनॉर्मल सेल्स विच आर फॉर्म। सेकेंड चेंज में अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि नॉर्मल सेल्स की जो नंबर है वो कम हो गई है, और ये एबनॉर्मल सेल्स की नंबर्स जो है वो बढ़ गई है। सिमिलरली थर्ड चेंज अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देख पाएंगे कि नंबर ऑफ कैंसर सेल्स आर मैक्सिमम। तो ये कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स में जब नॉर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऑलराइट, साइन ऑफ कैंसर। तो कई लोगों को दिमाग में ये होगा कि कैंसर इतना कॉमन हो गया है, पहले के जमाने जैसा नहीं है। तो पहले के जमाने में हम शायद कोई मूवीज में देखते थे कि किसी को कैंसर आ गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, वो ब्लड का वॉमिट करते हैं एंड देन कमजोर हो जाते हैं एंड दे लूज देयर लाइफ, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में अगर आप देखते हैं तो कैंसर has बिकम वेरी वेरी कॉमन। तो अगर आप 1000 लोगों को लेते हैं तो उसमें से दो को कोई ना कोई टाइप ऑफ कैंसर होता है। एंड नाउअडेज इफ यू सी द टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैव आल्सो इतना मतलब रिसर्च हो चुका है कैंसर में, कि उस जमाने में जो प्रोबेबली टाइप्स ऑफ कैंसर हमें पता भी नहीं था, वो सब आज के जमाने में हमें पता है। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो पहला साइन ऑफ कैंसर क्या है, तो किसी को जाके अपने आप को कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कब कराना है। unexplained weight loss can be the first sign of cancer, ठीक है। तो एकदम से आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे मतलब पैरामीटर्स ठीक है, और सडनली आपने एक महीने में 10-15 किलो लूज कर लिया है विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अपना डाइट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं एंड देन यू लूज वेट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनएक्सप्लेन मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा वेट इतना क्यों घटता जा रहा है, राइट। सो व्हेन देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वो आपका फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर रहा है जहां पे बिना कोई रीजन की वजह से वो अपना वेट लूज करते जा रहे हैं, then they have to screen themselves for cancer। ओके, तो वेट लॉस इज कॉमन इन व्हाट काइंड्स ऑफ कैंसर। तो कौन से टाइप ऑफ कैंसर्स में वेट लॉस आप बहुत ही प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, इसोफेगल कैंसर, लंग कैंसर। ओके, तो मेनली इन चार कैंसर्स में अनएक्सप्लेन वेट लॉस इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन बाकी तरह के कैंसर्स में भी
वेट लॉस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन, ठीक है। तो कैंसर को यूजुअली एक ऐसा एबिलिटी है जहां पे जैसे ही एक जगह में कैंसर सेल फॉर्म हो जाता है तो वो एकदम से आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। तो कैंसर हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी, ओके। तो और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया में अगर आप देखते हैं तो द सेकेंड मेन रीजन फॉर डेथ इज कैंसर, ठीक है। लेकिन आजकल विथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग, लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स बीइंग यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव थेरेपी, बीइंग यूज्ड एज प्रिवेंटिव थेरेपी, हम ये देख रहे हैं कि कई तरह के कैंसर से लोग सरवाइव होके भी they are coming out of it. So cancer reversal is also becoming more and more common. And why is it becoming more and more common? क्योंकि आज के जमाने में people are aware, तो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। तो बहुत सारा कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होता है, कैंप्स होते हैं जहाँ पे लोग जाके वॉलंटरीली अपना टेस्ट कराते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट अभी काफी कुछ आ गया है और प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत सारे आ गए हैं, लाइक इवन वैक्सीन फॉर सम काइंड ऑफ कैंसर। तो इस वजह से आजकल सर्वाइवल रेट्स आर इम्प्रूविंग एंड दी कैंसर रिवर्सल रेट्स आर आल्सो इम्प्रूविंग, ऑलराइट। तो सिम्टम्स ऑफ कैंसर, तो पहला सिम्टम इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। उसके अलावा मेरे बॉडी में और क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? सो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, व्हाट कैन बी द अदर सिम्टम्स? फटीग, मतलब बहुत जल्दी से बिना कुछ रीजन के थकना, ठीक है। लंप और एरिया ऑफ थिकनिंग दैट कैन बी फेल्ट अंडर द स्किन। तो एकदम से विमेन अगर ब्रेस्ट में उन्हें कोई लंप्स आता है तो देन इट इज डेफिनेटली समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि सडनली अगर एक लंप है आपके ब्रेस्ट में, सो देर आर चांसेस दैट इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ lymph node being inflamed in your breast। तो हो सकता है कि that can lead to cancer formation। benign tumor हो सकता है, malignant tumor हो सकता है। weight changes, जैसे मैंने कहा sudden loss और sudden gain, तो gain is usually less but weight loss is more prominent symptom of cancer। स्किन में चेंजेस जैसे येलोइंग ऑफ योर स्किन या डार्कनिंग ऑफ द स्किन या कहीं पे रेडनेस या रेड स्पॉट्स, या आपको कहीं लग जाता है तो हील होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेना, और सडनली कहीं ना कहीं मोल है, आपको मोल नहीं है और वहां पे मोल का आना। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स जो आपके स्किन में भी आपको समझ में आ सकता है। देन बबल हैबिट्स में चेंजेस, तो बहुत बार बबल पास करना या नहीं पास करना फॉर मेनी डेज, so there can be changes in your regular bowel pattern, ठीक है। persistent cough और trouble in breathing, तो सांस लेने में तकलीफ, आपको खाना swallow करने में कोई तकलीफ, सडनली आपका वॉइस चेंज हो जाता है, सडनली इंडाइजेशन या कोई तरह का डिस्कम्फर्ट खाते ही, सडनली बहुत सारा पेन इन योर जॉइंट्स, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, सिर्फ रात को फीवर आना और बहुत पसीना छोड़ना। सो देर आर लॉट ऑफ, तो ये सारे सिम्टम्स कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट इसमें कई सारे सिम्टम्स कैन जस्ट बी रिलेटेड टू सम ऑफ योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे डिफिकल्टी इन swallowing या ट्रबल इन ब्रीदिंग। तो वो आपके बीपी रिलेटेड सिम्टम्स या डायबिटीज रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकता है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई सिम्टम्स आपको है तो डेफिनेटली यू आर एट अ रिस्क ऑफ कैंसर। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स है, so there is no harm in getting yourself screened is what is the whole idea। तो always keep looking for symptoms, okay। and अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई symptom अनएक्सप्लेन है, उसके लिए डॉक्टर्स भी कुछ यू नो बता नहीं पा रहे हैं, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट योरसेल्फ स्क्रीन फॉर कैंसर व्हिच यू कैन, जहां आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट को जाके मिल सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि कौन से कैंसर के लिए आपको स्क्रीनिंग करना है। सो बेसिकली रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर, तो अगर आप देखते हैं तो रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कैंसर के लिए। स्पेसिफिकली अगर आप देखते हैं तो दीज आर दी मेन रिस्क फैक्टर्स: टोबैको, स्मोकिंग, बॉडी वेट अगर आपका एक्सेस है तो, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है तो, अगर आप अपने आप को ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपके डीएनए में म्यूटेशंस हो सकता है। पुअर डाइट, तो अगर आप माल नरिश्ड हो, अगर आपको राइट न्यूट्रिशन आपके बॉडी में नहीं मिल रहा है तो देन यू आर एट अ रिस्क टू गेट सम कैंसर। इन्फेक्शंस और फिजिकल इनएक्टिविटी,
तो अगर बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, आपका लाइफस्टाइल पूरा सेडेंटरी है, सो देयर आर चांसेस दैट यू डेवलप द रिस्क फैक्टर्स और द सिम्टम्स फॉर कैंसर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अगर टोबैको स्मोक कर रहे हैं तो कंट्रोल में करें, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो कंट्रोल में कंज्यूम करें, अगर अगर हमारा बॉडी वेट एक्सेस है तो उसे घटाने की कोशिश करें, अपना एक्सपोजर टू सनलाइट कम करें, तो जब भी हम बाहर जाएं एक सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगा के जाएं, एज फार एज पॉसिबल जंक अवॉइड करके हेल्दी फूड खाएं, और अगर हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट राइट सप्लीमेंट्स को अपने डाइट में हम इंक्लूड करें, इन्फेक्शन से बच के रहें और फिजिकली अपने लाइफस्टाइल को हम एक्टिव बनाए रखें. ऑलराइट, तो अदर रिस्क फैक्टर्स अगर आप देखते हैं तो बेसिकली एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, लेकिन वो कैंसर सेल्स ट्यूमर में बनने के लिए समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. तो कभी कभी वो सालों लग जाते हैं जब एक कैंसर सेल म्यूटेट होता है और धीरे धीरे वो एक ट्यूमर बनाता है. सो इट कैन टेक डिकेड्स टू डेवलप, मतलब 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है फॉर द कैंसर टू गेट डिटेक्टेड इन योर बॉडी. ठीक है, तो इसलिए कई बार आप देखते हैं तो ओल्ड पीपल आर डिटेक्टिव बिकॉज धीरे धीरे जब एक एक एज में उनके बॉडी में ये कैंसर सेल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, सो एट अ पर्टिकुलर एज इज व्हेन दे स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स. तो इस वजह से यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स में द कैंसर इज डायग्नोस्ड मोर. ओके, लेकिन इतना हमें समझना चाहिए कि कैंसर इज नॉट एन अडल्ट डिसीज. कोई भी एज में कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड, और इसलिए मुझे कैंसर नहीं हो सकता है करके हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं. तो इफ यू सी एनी रिस्क फैक्टर which matches the cancer risk factors, please get yourself screened. So the next risk factor is habits. So certain lifestyle habits, जैसे smoking हो, drinking हो, that is known to increase the risk of cancer. So for example, drinking more than one drink a day women के लिए, or drinking more than two drinks a day for men, generally आपके risks को increase करता है towards cancer. Health conditions, so sometimes chronic health conditions जैसे ulcerative colitis आपके certain risks of certain cancer को increase कर सकता है. तो risk factors of cancer में हमने age देखा, habits देखा, health conditions देखा. so आगे है family history. so कई बार हम ये सुनते हैं लोगों से कि probably अगर family में history of cancer है तो किसी को cancer हो सकता है. but that is not always true. Only a small portion, बहुत ही कम लोगों को हेरिडिटरी से या फैमिली हिस्ट्री से कैंसर होता है. सो अगर कैंसर आपके फैमिली में कॉमन है तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को पास हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ हो तो बाकी लोगों को या नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर होगा ही करके. ओके, सो इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ कैंसर विच इज ड्यू टू अ इनहेरिटेड कंडीशन. सो अगेन द एनवायरमेंट, तो जिस माहौल में आप हैं, सो अगर आप ऐसे माहौल में है जहाँ पे आजू बाजू में हमेशा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, या अगर कोई आपके आसपास हमेशा स्मोक करता रहता है, सो व्हाट हैपेंस इज यू आर इनडायरेक्टली इनहेलिंग. आप इनडायरेक्टली वो स्मोक को, वो हार्मफुल केमिकल्स को इनहेल करते हैं, अगेन विच आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर. ऑलराइट, तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, तो हमने अब देखा कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं विच कैन लीड टू कैंसर. ओके, तो अब जब हमें रिस्क फैक्टर्स पता है तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू प्रिवेंट इट. करेक्ट, तो अब हम जब जानते हैं कि स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर, so cannot we stop smoking? Yes, so the first step, तो अगर हमें अपने हेल्थ को अच्छे से रखना है, अपने हेल्थ को बनाए रखना है और नहीं सफर करना है एक ऐसे डेडली डिसीज लाइक कैंसर से, तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर. करेक्ट, तो स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, एक अपना जो रोज का डाइट होता है उसे एक हेल्दी डाइट बनाए, ऑलमोस्ट एवरी डे और एटलीस्ट 3 days अ वीक एक्सरसाइज करें ताकि हमारा हेल्थ या बॉडी फिट हो, मेंटेन अ हेल्दी वेट. तो जहां तक हो सकता है ट्राई कीजिए कि आप ओवरवेट ना हो. ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेशन, तो अगर आप पी रहे हैं अल्कोहल तो इंश्योर दैट यू आर having something in control so that you don't fall at risk. Schedule cancer screening exams at regular intervals. तो ये कुछ ऐसी चीज है जिसे हमने रिलीजियसली फॉलो करना है, बिकॉज आजकल
कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स एंड कैंसर स्क्रीनिंग एग्जाम्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं इन एवरी सिटी, इन एवरी स्टेट। तो अगर बीच बीच में हम अपने आप को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इफ वी गेट आवरसेल्व्स टेस्टेड सो वी कैन प्रिवेंट, और सही वक्त में हम हमारा इलाज शुरू कर सकते हैं। ओके, एंड आस्क योर डॉक्टर अबाउट वैक्सीनेशंस व्हिच आर अवेलेबल टू प्रिवेंट फ्यू टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आजकल कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए, अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऐसे वैक्सीनेशन के बारे में अपने डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं तो वो हमें बताएंगे, एंड दैट विल हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्यू टाइप्स ऑफ कैंसर। सो दिस इज अबाउट प्रिवेंशन। So now let us come to the actual topic, which is nutrition and cancer. Okay, तो अब nutrition का क्या role है in cancer management? Let us try and understand that. Okay, तो evidence ये बताता है कि dietary and nutritional factors बहुत ही important है specifically cancer को prevent करने के लिए। So हम सब जानते हैं कि good nutrition is very very important for good health. तो सही तरह का खाना अगर हम खाते हैं तो we can save ourselves from this deadly disease. Okay, तो सही तरह का खाना सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए खाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को कैंसर है, अगर वो सफर कर रहे हैं कैंसर से, तो इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट सही न्यूट्रिशियस फूड का खाना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से वो कैंसर पेशेंट ज्यादा बेटर फील करेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील करेगा, बिकॉज राइट न्यूट्रिएंट्स जब उनको राइट टाइम में उनके बॉडी में मिलता है तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर एनर्जेटिक एंड यू फील मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इनफ फूड एंड लिक्विड्स। तो अगर किसी को कैंसर है या किसी को प्रिवेंट करना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे बॉडी के लिए 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है: विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड वाटर। तो इस 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर हमने ऑन अ डेली बेसिस राइट अमाउंट्स में कंज्यूम किया तो ऑटोमेटिकली we can be more healthy and we can save ourselves from any of the chronic diseases, yeah, many of the chronic या cancer type of diseases. Okay, तो healthy eating habits बहुत जरूरी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में कई तरह के रेडिएशन होते हैं, स्टेरॉइड थेरेपीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी बहुत वीक हो जाता है और फटीग, मतलब इतना फटीग महसूस करते हैं कि प्रोबेबली लोग 4 कदम रख नहीं पाते हैं। तो यू बिकम सो वीक आफ्टर द थेरेपीज दैट मेंशन, द मेन थेरेपीज जो कैंसर के होते हैं। तो उस टाइम में अगर सही तरह का न्यूट्रिशन हम खाएं तो वी डेफिनेटली फील मच बेटर इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ। ठीक है, तो न्यूट्रिशन थेरेपी यूजुअली कैंसर पेशेंट्स को हेल्थी बनाए रखने के लिए, उनके स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, उनके टिश्यू के हेल्थ को बनाए रखने के लिए और उनके कई सारे साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग दी मेन थेरेपी ट्रीटमेंट। ओके, सो न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत बहुत जरूरी है विद द मेन लाइन थेरेपी इन कैंसर। तो ये चीज हमें समझना चाहिए एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर पेशेंट्स। ऑलराइट, तो कैंसर एंड कैंसर पेशेंट्स में कॉज साइड इफेक्ट्स दैट अफेक्ट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब कैंसर ट्रीटमेंट्स होता है, जब मेन लाइन थेरेपी होता है कैंसर का, जैसे कीमोथेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, सर्जरी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो, तो ऐसे कई तरह के ट्रीटमेंट्स के वक्त क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की लेवल होती है वो कम हो जाती है, और इस न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से इन ट्रीटमेंट्स के कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक द पावरफुल ट्रीटमेंट। तो ये जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है उसे आपका बॉडी, योर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक इट। तो इसके वजह से कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पे न्यूट्रिशन थेरेपी या परफेक्ट न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिएंट्स को देना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो कैंसर ट्रीटमेंट्स में कॉज माल न्यूट्रिशन। सो यूजुअली कैंसर के वक्त आप टायर्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उन थेरेपीज की वजह से आपके बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट के वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ऑलराइट,
सो किस वजह से? तो कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से कई सारे लोग अपना टेस्ट खो देते हैं, स्मेल खो देते हैं, अपना एपेटाइट मतलब खाने की उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो जितना खाना उनके बॉडी के लिए जरूरी है वो खा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स, ऑल द मेडिकेशन, ऑल द थेरेपीज दैट हैपन। तो उनका इंटरेस्ट खाने में से हट जाता है। तो इस रीजन के वजह से मेनी अ टाइम्स ऑल द कैंसर पेशेंट्स आर अ प्रे ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, क्योंकि उनके बॉडी को वो सारे की न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जो आइडियली उनकी बॉडी को मिलना चाहिए। ओके, सो अगेन अल्कोहल अब्यूज, ओबेसिटी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के रीजंस कहीं और भी हो सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है? ऑलरेडी उस पेशेंट को कैंसर है, ऑलरेडी वो पेशेंट कैंसर थेरेपीज ले रहे हैं और उसके साथ उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो क्या होता है? तो ऐसे पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि वो वीक हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, कोई भी तरह का इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाते हैं। सो मेनली क्या होता है जब किसी को कैंसर होता है, सो देयर बॉडी बिकम्स वेरी वेरी वल्नरेबल टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। किसी को अगर कैंसर है तो बाकी कोई वायरल इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, कोल्ड कॉफ हो, बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। तो उसे हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो ऐसे सेकेंडरी रेगुलर कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शन को भी फाइट करने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी में वो कम हो जाती है। ओके, तो इस वजह से आप अगर देखते हैं तो न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से आपके बॉडी में कैंसर भी जल्दी से स्प्रेड होता है क्योंकि आपका बॉडी फाइट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैंसर पेशेंट्स को हम राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे, राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे, राइट न्यूट्रिएंट्स दे एट द राइट टाइम सो दैट उनके बॉडी को हील करने की क्षमता मिले, उन्हें इन्फेक्शन को फाइट करने का जो पावर है, एनर्जी है वो मिले और उनको ओवरऑल बॉडी में टायर्डनेस को ओवरकम करने की एनर्जी मिले। So it is very important that nutrition therapy plays a very very important role, specifically malnutrition को reduce करने के लिए। All right. So the goal of nutrition therapy in patients with advanced cancer is to give patients the best possible quality of life and control symptoms that cause distress. तो न्यूट्रिशन थेरेपी किस लिए जरूरी है कैंसर पेशेंट्स में? तो न्यूट्रिशन थेरेपी इसलिए जरूरी है ताकि हम उन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, उन पेशेंट्स को लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ दें और उन पेशेंट्स की स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स को हम कम कर पाए। सो दैट इज द एंटायर गोल ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी स्पेसिफिकली फॉर पेशेंट्स विद एडवांस्ड कैंसर। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? सो व्हाट इज द केयर दैट वी नीड टू टेक इन द डाइट ऑफ कैंसर पेशेंट्स? तो कैंसर पेशेंट्स को किस तरह का डाइट देना चाहिए, किस तरह का फूड देना चाहिए? सो द मेन थिंग, द प्राइम थिंग जो कैंसर पेशेंट्स में जिसकी डेफिशिएंसी होती है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो अ कैंसर पेशेंट मस्ट हैव अ प्रोटीन रिच फूड। तो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन उनके फूड में ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फोर्टिफाइड मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स। तो जब जब एक पेशेंट की या जब किसी को कैंसर है तो उनकी भूख की लेवल जिस टाइम में सबसे ज्यादा होती है उस टाइम में अगर आपने एक हाई प्रोटीन फूड दिया, सो दैट हेल्प्स देम टू फाइट द इन्फेक्शन मोर स्ट्रांगली। ओके, एंड खाते वक्त पानी पीना या कोई भी तरह का लिक्विड पीना अगर हम अवॉइड करते हैं, सो दैट रिजल्ट्स इन आपके बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नहीं तो बीच में पानी या फ्लूइड्स पीने की वजह से क्या होता है, पेट भर जाता है इनका। सो एज इट इज कैंसर पेशेंट की जो एपेटाइट होती है बहुत कम होती है। तो अगर पानी या कोई भी लिक्विड खाना खाते वक्त ज्यादा पीते हैं तो उनके खाने की मात्रा या क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसके जिसके वजह से उनके बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं होता है। कैलोरी वाइज वो कम खाते हैं तो ओवरऑल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो उनके बॉडी को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। तो अगर सॉलिड फूड खाने के खा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज, तो उन्हें मिल्क शेक, स्मूदीज, जूस, सूप जैसे हाई प्रोटीन फूड हम दे सकते हैं। एंड बहुत जरूरी है कि उन्हें जो खाना हम दे रहे हैं इट ऑल्सो स्मेल्स गुड। ओके, because usually cancer patients lose their appetite और उनकी जो टेस्ट स्मेल वगैरह होती है वो भी
दे लूज इट बेसिकली। तो जब तक वो स्मेल गुड, वो फूड अच्छे से स्मेल नहीं करता है या एपेटाइजिंग नहीं लगता है, उन्हें खाने का मन नहीं करता है। सो मेक इट अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर अ कैंसर पेशेंट। अगर आप उन्हें कुछ दे रहे हैं तो उसे अच्छे से प्लेट इट नाइसली एंड गिव, और पुट इट इन अ नाइस ग्लास एंड गिव इट विद अ स्ट्रॉ। तो जब वो अपीलिंग लगता है, जब उसे देखते ही खाने का मन करता है, तो एटलीस्ट उसमें 50 या 60% वो खा लेते हैं, क्योंकि दे फील गुड अबाउट इट। ओके, सो नए फूड्स और नए रेसिपीज को ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे लूज द टेस्ट फॉर रेगुलर फूड। तो हर बार जो खाना खाते आए हैं, उस फूड के अगेंस्ट वो अपना दे लूज द टेस्ट। तो इस वजह से अगर कुछ नया तरह का नया रेसिपी अगर हम उन्हें बना के देते हैं, तो दे जनरली टेंड टू eat better. Okay, and try blended drinks which are high in nutrients. Eat small meals and healthy snacks throughout the day. हर 2 घंटे में उन्हें कोई ना कोई हेल्दी स्नैक, हाई प्रोटीन स्नैक देते रहे, ताकि उनकी जो एनर्जी लेवल्स है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हेल्थ है, उसे बनाए रखने में मदद करे। ईट लार्ज मील्स व्हेन यू फील वेल एंड आर यू आर रेस्टेड। तो कई बार ऐसे होता है कि घर वालों से या दोस्तों से या रिश्तेदारों से कैंसर पेशेंट्स को बहुत प्रेशर आता है, टेलिंग दैट इतना क्वांटिटी खाना खाना ही है, नहीं तो आप रिकवर नहीं होगे। बट देन ऐसे प्रेशराइज करने से इट ओनली एड्स ऑन टू द स्ट्रेस। ओके, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। जब उन्हें भूख लगती है, व्हेन दे फील गुड अबाउट ईटिंग, तब लार्ज मील खाएंगे तो बहुत हो गया, नहीं तो small meals at regular intervals is best. Okay, so make and store small amounts of favorite foods that are ready to eat when you're hungry. तो अगर आपको कोई चीज ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स हो या कोई स्प्राउट्स हो, उसे आप अगर अपने पास रखेंगे, तो वेन एवर यू फील हंग्री, थोड़ा थोड़ा अगर वो खाते रहे, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ प्रोटीन टू योर बॉडी। ओके, और जितना हो सके उन्हें एक्टिव बनाए रखने में मदद करना चाहिए, because the more they feel that they have this deadly disease, the more depression they go into। तो इसलिए उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में और एक्टिव बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, एंड ब्रशिंग द टीथ, रिंसिंग देयर माउथ टू रिलीव सिम्टम्स एंड आफ्टर टेस्ट बहुत जरूरी है। तो जस्ट ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, ताकि द पेशेंट फील्स बेटर। ओके, तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर क्या पॉसिबल है? क्या हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर is definitely possible. Okay, so how is it possible? By incorporating the right nutrients at the right time. So blue light supplements can help to manage cancer, can help to reduce the severity of cancer, can help to reduce the complications associated with cancer. Okay, तो चलिए देखते हैं कि ब्लू लाइट सप्लीमेंट्स के में से हम कौन से सप्लीमेंट्स को कैंसर पेशेंट्स को दे सकते हैं, और क्या है recommended usage। ओके, सो ये द फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, वो है कर्क्यूमिन अल्ट्रा। तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा हम 3 to 4 कैप्सूल्स दे सकते हैं टू अ कैंसर पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंसर एंड व्हाट इज द स्टेज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो हर मील के बाद हम उन्हें एक कर्क्यूमिन अल्ट्रा का कैप्सूल दे सकते हैं। तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा क्या करता है? तो कर्क्यूमिन इज अ वेरी वेल रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट। तो कर्क्यूमिन पे इतना सारा रिसर्च किया गया है कि उसे हम एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे दे सकते हैं टू एनी कैंसर, एनी पर्सन हु इज हैविंग कैंसर, जहां पे वो उनके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में मदद करता है। और न सिर्फ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को मदद करता है, लेकिन कर्क्यूमिन जाके डायरेक्टली ट्यूमर प्रोलिफरेशन को हिट करता है और ट्यूमर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। मतलब ट्यूमर सेल्स जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस मल्टीप्लिकेशन को रोकने में मदद करता है कर्क्यूमिन अल्ट्रा। तो इसलिए कर्क्यूमिन अल्ट्रा इज वन ऑफ द मेन सप्लीमेंट जो हम ब्लू लाइफ में से कैंसर पेशेंट्स को दे सकते हैं। So we then have spirulina. तो spirulina generally 2 tablets post breakfast and 2 tablets post dinner recommend करते हैं हम। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्पिरुलिना जो है वो एक नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, जो कैंसर पेशेंट्स में कोई ना कोई अगर डेफिशिएंसी है, तो उसे बनाए रखने में मदद करता है। सो स्पिरुलिना द नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, वन ऑफ द मेन सप्लीमेंट्स फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ओके, उसके बाद है हमारा काउ कोलेस्ट्रम चूएबल टैबलेट।
तो ये हम 3 to 4 चूएबल टैबलेट्स दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को इम्प्रूव करता है। और हम सब जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स आर नोन टू बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। कैंसर पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। तो इसलिए जब हम काउ कोलेस्ट्रम देते हैं कैंसर पेशेंट्स को, so that helps to improve their immunity levels. Immunity support again 2 to 4 tablets daily. तो अगेन इम्यूनिटी सपोर्ट में ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है। और क्योंकि कैंसर पेशेंट्स आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, दिस सप्लीमेंट विल बी एन आइडियल सप्लीमेंट टू improve or to build the immunity of cancer patients. Okay, and then हमारा ब्लू फ्रेश है, वन सैशे एनी टाइम इन अ डे या प्रेफरेबली इन द इवनिंग, क्योंकि शाम होते होते थकान ज्यादा होती है। एंड सिंस इसमें विटामिन सी है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, जब एनी टाइम ऑफ द डे जब आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं तब आप ब्लू फिश का एक सैशे रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हेल्प्स टू इम्प्रूव द फैटीग या टायर्डनेस व्हिच इज एसोसिएटेड विद कैंसर। तो आपको इंस्टेंटली एनर्जी देने में और इंस्टेंटली टायर्डनेस को दूर करने में ब्लू फ्रेश मदद करता है। हर्बल टी 2 to 3 टी बैग्स इन अ डे। Herbal tea is nothing but green tea. Green tea is rich in flavonoids and antioxidants. तो फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में कैंसर सिम्टम्स को मैनेज करने की क्षमता है, जिसके वजह से हम डेफिनेटली हर्बल टी को भी बहुत ही सेफली रेकमेंड कर सकते हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, जहां पे वी हैव सीन व्हाट इज कैंसर, हाउ आर कैंसर सेल्स फॉर्म, क्या है रिस्क फैक्टर्स कैंसर सेल्स के, हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट। और बेसिकली न्यूट्रिशन थेरेपी क्या रोल प्ले करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। ओके, एंड फाइनली हमारे ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स में से हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स को एज अ पैकेज कैंसर पेशेंट्स को दे सकते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाए, उनकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को हम इम्प्रूव कर पाए, और उनको हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस और कई तरह के और कॉम्प्लिकेशन से उन्हें हम उन्हें मैनेज करने की जो क्षमता है वो हम कैसे उन्हें उनकी जो व्हाटएवर द थिंग इज कैसे बढ़ा पाए। ओके, सो दिस इज अबाउट द एंटायर सेशन फॉर टुडे, न्यूट्रिशन एंड कैंसर। सो आई होप इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन, और हमने कई सारे ऐसी चीजों को टारगेट किया है जो हम प्रोबेबली नहीं जानते थे। so thank you for being with me in this session of nutrition and cancer। तो हम इसका लिंक डेफिनेटली इन अ डे और टू आपको फॉरवर्ड करेंगे, सो दैट यू कैन यूज इट मैक्सिमम विद योर प्रोस्पेक्ट्स टू योर डाउनलाइंस, ताकि उन्हें समझे कि हमारे इतने सारे सप्लीमेंट्स में प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के लिए हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेनी लाइव्स। ओके, so thank